डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फिर है राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस कड़ी में आपको 8-10 वीडियो 10-10 क्वेश्चन का सेट है, और ये तो पहली मुलाकात है, पहली नहीं और जो है सो। तो इसमें हम लोग एक दूसरे के समझेंगे और आप ही को समझना है कि आपके करियर, चाहे आप जो एक टीचर से क्या एक्सपेक्ट रखते, आकांक्षा रहते हैं टीचर हमको ऐसे समझावे, इतना पढ़ावे, टॉपिक को ऐसे समझावे। तो उसी कड़ी में हम एक दूसरे से जुड़ने के लिए एक शुरू किए हैं। 8-10 सेट है, 10-10 क्वेश्चन का एक सेट है, जिसमें ये दूसरा सेट है, ऐसे मिलेगा। और ये सब हम लोग करते हैं। इसके बाद और सारा जो है कौन कोर्स कैसे लॉन्च हो रहा है, तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसी में हम इसी कड़ी में अब इसको शुरू कर लेते हैं। दूसरा सेट है हम लोग का, ठीक है। तो आप इसको देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद मतलब आर्टिकल में डायरेक्शन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसको इंग्लिश में मैंने ऐसे कहा जाता है कि द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। इसका इंग्लिश हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसी सेंस मैंने इसका क्या अर्थ है, इसका दो अर्थ है, तो बाद में समझाएंगे। ये पूछता आपसे रहा था सिंपल में, बार बार बोल रहे हैं जो सब कुछ देखिए। आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी जो है से, उसमें कुछ टीचर हमारे टीम में और भी हैं, लेकिन जो सब हम पढ़ाते हैं, तो अभी हिस्ट्री का 2 सेट आपको दिया गया है, पॉलिटी का दूसरा है, एक जो है से ज्योग्राफी का 2-3 अभी तक हो गया। तो सब में 10-15 सेट हमने किया है, से एक दूसरे को जानने समझने के लिए। पहले इसको समझिए तब और बातें करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ये, तो ये हो गया। अगर इस पहले आर्टिकल चर्चा करते हैं, इसका क्या मतलब है, दो मतलब है इसका। तो आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय क्या मतलब है, हम आगे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यही जब ये होगा आर्टिकल, आपका क्वेश्चन का आंसर ये है। तो अगर ये आर्टिकल 215 है तो ये हाई कोर्ट के लिए है। हाई कोर्ट के लिए माने उच्च न्यायालय के, हर राज्य में एक न्यायालय होता है, सॉरी उच्च न्यायालय होता है। कुछ ऐसे राज्य है जिसमें नहीं है, तो वो तो बाद की बात है, कितना है नहीं है ये। और ये जो है 131 अनुच्छेद जो भारतीय संविधान का, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, जिसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, इसमें चर्चा है। हो गया, मानते मूल अधिकारिता, माने सब सर्वोच्च न्यायालय का क्या अधिकार है। तो मूल अधिकारिता के तहत जैसे दो राज्यों के बीच अगर किसी प्रकार का विवाद हो, या फिर केंद्र सरकार के अगेंस्ट हमको आपको कोई अगर केस फाइल करना हो, तो ये सर्वोच्च न्यायालय ही सुनेगी। तो केंद्र सरकार के विरुद्ध, केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार, समझ रहे हैं ना, एक से अधिक राज्य बनाम केंद्र सरकार, तो ये सर्वोच्च न्यायालय ही सुनेगा और कोई नहीं। जैसे हाई कोर्ट कैसे सुनेगा, जैसे हम जिस राज्य के हैं, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो उस राज्य की बात करेगा वो। तो ओरिजिनल मूल अधिकारिता जो कहता है से अनुच्छेद, ये सब आएगा जब। ये तो क्वेश्चन से हम कर दिए हैं, चाहते हैं कि एक क्वेश्चन में अधिक से अधिक आपको सिखावें, जो हमको समझिए जो हम कितना आपके लिए कर रहे हैं, तो वो तो आपको डिसाइड करना है, अभी उस पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 100 ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, तो मतलब मूल अधिकार का, समझे।
तो इसमें होता क्या है कि वही जब आप केंद्र सरकार के एगेंस्ट माने विरोध आप कोई केस फाइल करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ही जाना पड़ेगा, या फिर कोई राज्य जो है से केंद्र सरकार के अगेंस्ट जाती है, तो या फिर दो राज्य एक तरफ एक पक्षकार हो और दूसरा केंद्र सरकार हो, तो ये सब इसी का हिस्सा है, इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए हाई कोर्ट के ये अधिकारिता से बाहर का चीज़ है, तो ये एक्स्ट्रा कर दे तो आएगा जब न्यायपालिका पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट को जैसे जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, सब वो तो आएगा ही। तो अभी तो ऐसा लिया गया से आप एक कम समय अधिक से अधिक, तो ये आपका हो गया, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ये हाई कोर्ट में ये है, और ये अनुच्छेद 226 है, ये फंडामेंटल राइट का अगर कोई हनन होता है हमारा आपका, ठीक है ना, माने मौलिक अधिकार था, अभी मौलिक अधिकार की संख्या 6 ही है, मूल संविधान में 7 था, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन सब बोल रहे हैं, खाली सुनिए ना, कौन क्वेश्चन बनेगा, बनेगा, सब बनेगा। इससे थोड़ा बहुत जो दिक्कत होगा और पढ़िएगा तब बनेगा। तब फंडामेंटल राइट का संरक्षण 2 गो करता है, तो ये जो है से सुप्रीम कोर्ट करेगा आपको, सुप्रीम कोर्ट, तब ये आर्टिकल 32 के तहत करता है, और यही जब हाई कोर्ट करेगा तब ये आर्टिकल 226 के तहत। तो सारा आर्टिकल हम बता दिए जो आपके सामने, और सारा आएगा, संविधान आर्टिकले से समझने का चीज है। तो ये क्वेश्चन जो आपका कर रहा है तो उसका तो आंसर चाहते तो बस 1 सेकंड में निकल जाते, ये तो रटने वाली बात हो गई। तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, यही जो ये 129 में करता है, 215 में हाई कोर्ट करता है। ये क्या है, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट का 2 प्रोटेक्शन मिलता है, सुप्रीम का अनुच्छेद इसके तहत ये हो गया। अब ये अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य क्या है ये आप समझिए। तो अभिलेख न्यायालय का जैसे 2 तात्पर्य है, ठीक है, तो इसका 2 पार्ट है। एक पार्ट है ये अभिलेख रिकॉर्ड, जैसे आप सोचते हैं ना जो कोई मुकदमा हाई कोर्ट में, जहाँ के आप जिस राज्य के हैं, बिहार के ही हैं, तो पटना हाई कोर्ट में कोई आपके जो एडवोकेट होंगे सो रेफरेंस देंगे कि माय लॉर्ड जैसे इस केस में, इस घटना में आपने ये निर्णय सुनाया, उसका रिकॉर्ड है। जैसे देखते हैं बड़े बड़े एडवोकेट हो, उस पर बोलना तो ठीक नहीं रहेगा, पूरा लाइब्रेरी किताब बना रहा था, तो सब पढ़ते हैं थोड़ी ही, वही तो एक जगह कलेक्ट करके कंपाइल करके रखता है। जब उसी रेफरेंस में स्टडी करते हैं तो कोर्ट इतना नंबर, ये जस्टिस का मतलब जजमेंट है, वहाँ से इसको देखा जाए, चाहे माय लॉर्ड देखा जाए, तो ये रहेगा तभी तो रेफरेंस देगा, रिकॉर्ड में रहेगा तभी तो। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो रिकॉर्ड है हाई कोर्ट में वो वे करता है। हाई कोर्ट वाला लोअर कोर्ट, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, उसमें एक है, ये एक हिस्सा जो है से रिकॉर्ड का काम करता है, समझे, अभिलेख। इसका दूसरा मतलब है कोर्ट ऑफ कंटेप्ट करता है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो कहता है, मतलब अवमानना। आप देखते हैं बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े जो कुछ होते हैं, कुछ भी बोलता है तो ऐसे व्यवहारिक पर तो और कुछ बोलेंगे, अभी उस पर नहीं बोलना है, तो बोलता है जो न्यायपालिका का जो न्याय है या फैसला है, मतलब सर्वमान है, उसके अगेंस्ट नहीं कुछ बोलता है, उसके अगेंस्ट नहीं बोलता है। नहीं तो वो अपने दिए गए फैसले के अगेंस्ट में हम आप बोलते हैं तो उसके लिए भी अलग से वो केस चला देता है, जिसको अवमानना बोलते हैं। अवमानना दूसरा चीज है, मानहानि दूसरा है, उसको डिफेमेशन कहते हैं। ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माने कोर्ट जो फैसला सुनाया उसके विरुद्ध आप बोल रहे हैं, आपको बोलने का कौन अधिकार है? अगर हाई कोर्ट सुनाया है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं होता है तो राष्ट्रपति महोदय से लीजिए जो कुछ लेना है। संविधान तो हमारा यही कहता है, लेकिन आप बोल नहीं सकते। तो अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय, अभिलेख का मीन्स क्या, रिकॉर्ड,
और ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए फैसले को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय में ही कोई अगला कोई केस आता है, कोई ऐसा मुकदमा होता है, तो हमारे आपके जो एडवोकेट है वो बताते हैं जो माय लॉर्ड से इस केस में इतना तारीख कोई जस्टिस का निर्णय है, से इसको देख लिया जाए। वो नहीं रहेगा तो क्या आप दिखाइएगा। और वही हाल जो है से हाई कोर्ट में आता है। तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 215 के तहत और सुप्रीम कोर्ट इसके तहत करता है। और इसका दूसरा जो पार्ट है जिसको अवमानना कहते हैं, अवमानना, कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, माने कोर्ट का आप बात नहीं मान रहे, अवमानना कर रहे हैं। नहीं देखते बहुत जो किसी अधिकारी को, किसी ऑफिस को, व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है और ना आता है तो अवमानना समझ के फिर नहीं होता, तुरंत उसको गिरफ्तार करो, ठीक है ना। तो ऐसे भी हाई कोर्ट के बात को आप न मानते हैं तो संवैधानिक तरीका है, प्रोसीड्योर है, प्रक्रिया है, आप उसके अगेंस्ट में ही तो जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय का भी फैसला आपको नहीं तो उसको क्यूरेटिव होता, थोड़ा पढ़िए, न्यायपालिका जुडिशियरी पढ़ेंगे तो और सब एक बार हौच पच हो जाएगा। अभी तो आपको परीक्षा वाला चीज़ पढ़ना है, थोड़ा व्यवहार, ऐसा नहीं जब हम लॉ किए हुए हैं, ये भी ख्याल रखिएगा। जो चीज़ है संविधान परीक्षा में वो पढ़ेंगे तो उसमें भी क्यूरेटिव है, पिटीशन दिया जाता है यानी विचार करने के लिए, रिव्यू पिटीशन भी दिया जाता है, रिव्यू भी कैंसिल, क्यूरेटिव दिया जाता है। तो वो सब व्यवहारिक है। अभी हम लोग को मुकदमा लड़ने की बात नहीं करना, अभी परीक्षा की बात है। तो निष्कर्ष बहुत कुछ बोल दिए। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय 129 में वही बात जो है से हाई कोर्ट 215 में है। ये तो बाद की बात है। इसका दो पार्ट है, एक है रिकॉर्ड, दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। रिकॉर्ड मतलब जो आगे कोई न्यायपालिका में जो हमारे न्यायमूर्ति, ये ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति कहीं हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो जज जो बोलते हैं लोअर कोर्ट में जज, वही व्यक्ति न्यायमूर्ति, यहाँ जस्टिस बोला जाता है, वहाँ जो आप जज बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कहीं के आप रहने वाले हैं तो वहाँ जो आपके न्यायाधीश बोलते हैं, यहाँ पर न्यायमूर्ति, वहाँ जज, यहाँ जस्टिस। इस पर ध्यान दीजिएगा, साथ साथ चलेगा, ये तो अलग से क्लास थोड़ी चलेगा। तो एक है रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, दूसरा अवमानना, कि इसका दो पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट 129 ये, और ये जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है फंडामेंटल राइट के। ऐसे हमारे आपके बीच में कुछ हो जाए तो आप सीधे क्या करिएगा, सीधे ऐसा नहीं हाई कोर्ट में हम आपके अगेंस्ट में या मेरे अगेंस्ट में आप कहीं पर केस दायर कर दीजिएगा, आपको लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा। लोअर कोर्ट में वो तो धीरे जब न्यायपालिका तो उस समय तो थर्ड पार्ट है तो पढ़िएगा, तो उसमें आते आते बहुत सी पॉलिटी की बात हो जाएगी। संविधान पढ़ेंगे तब तो न्यायपालिका। तो हमारे आपके बीच में हो कोई विवाद हो, चाहे किसी आपके साथ आपका हो, तो आप शायद सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं आप रीट कर सकते हैं। आपको लोअर कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहता है, और वहाँ से आप जो फैसला आपके पक्ष हो विपक्ष में तब जाइए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से न होता सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन फंडामेंटल राइट का अगर हनन हमारा आपका होता है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी नहीं। या इरादा है तो हाई कोर्ट में जाइए, तो हाई कोर्ट में 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। यही एक ऐसा अधिकार है, सीधे सुनाई होता है, आप चाहे कर भी सकते हैं। इसका इतना मतलब, क्वेश्चन तो एक किया है लेकिन आप देखिए 8-10 तरह का आंसर बता दिया। ऐसे ही चलेगा, मेरा टीचिंग स्टाइल यही है। थोड़ा समझते चलिए और बेहतर पढ़िए, सुन के आप पास कर जाइएगा। जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन में तो क्या आप ये भी करते हैं, एक बार ये सेट बनाइएगा। सेट वाले से ऐसा नहीं कोई लड़ाई में चल रहा है कि एक बार कहेगा जो इसमें वही कुछ है, दूसरा पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख, सॉरी उच्च न्यायालय को अभिलेख किस अनुच्छेद में, एक बार कहेगा मूल अधिकार कहेगा, ये कहेगा। इसे लोग कर रहे हैं तो प्रोफेशनल है, तो ठीक है, प्रोफेशनल अपने जगह है। थोड़ा पढ़ने का तरीका हम लोग को बदल लेना है। तो इंग्लिश लिखा गया है, नहीं लिखना चाहिए था लेकिन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश से भागना नहीं है। नो पर्सन शैल बी, देख रहे हैं नो पर्सन लिखा हुआ है। सब जब संविधान पढ़िएगा तो सिटीजन नहीं लिखा हुआ, समझ गए। तो इस सब का मतलब है, अभी तो शुरुआत है, तो अभी कितना बोले, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। हिंदी लिख दे, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए। आप लोग तो अभी बहुत फिल्म हम लोग तो
उस समय फिल्में एक साधन था मनोरंजन की, तरह देखते थे। अमिताभ बच्चन कहे फिल्म, तो उस समय खुद नहीं हम समझते थे, क्या जानते थे संविधान। तो वही था, एक मर्डर कर देता है जो आपके हीरो हैं, अभी सबके हीरो हैं, तो सजा काट के आ जाते थे, फिर वो आदमी जिंदा रहता था, मर्डर कर देता था। तो वो बोलते थे जो संविधान तो कहता है एक ही मतलब अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा। तो उस दिन हम भी नहीं समझ पाते थे, उस दिन तो खुद बच्चे थे। तो आज वही है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार किसी को दंडित नहीं किया जा सकता है। तो संविधान के किस भाग में है, तो इसमें आपका इतने से काम चल जाएगा। जब पढ़ाएंगे ये टॉपिक तो संविधान के 20 में जो है से 3 भाग है, पहला, दूसरा और तीसरा, समझे। तो ये आर्टिकल 20 के ये जो है से दूसरा में है। तो अभी घबराइएगा नहीं, अभी तो पढ़े ही नहीं है। तो पहला में यही कहता है कि किसी व्यक्ति को किए गए अपराध जो है अपराध तभी माना जाएगा जो उस समय, जिस समय अपराध किया गया है उस समय वो कानून जो है क्या है, मतलब व्यवहार में है। ऐसा नहीं जो कोई कानून खत्म हो गया है और उस धारा के तहत किसी को गिरफ्तार कर सकती है पुलिस या न्यायपालिका, उस पर सजा सुना सकती है। या फिर आने वाला कानून जो है 2 महीना के बाद लागू हो, 10 दिन के बाद, चाहे कल लागू होने रहा, आज हमको पढ़े उसी में रख दिया। तो कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एक्सेप्ट रूल या लॉ, क्या उसको कहते हैं, रूल वायोलेटिंग इन फोर्स। मतलब कह रहा है किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उस समय जो कानून प्रक्रिया में हो चाहे व्यवहार में हो, तभी या तो खत्म हो चुका है या बाद में वो लागू होने वाला है, तो उस आधार पर नहीं। तो अनुच्छेद 20 का एक यही कहता है। और दूसरा जो कहता है ये लिखा हुआ है। और तीसरा कहता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बिकम ए विटनेस अगेंस्ट देमसेल्फ या हिमसेल्फ, हरसेल्फ। तीसरा कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते हैं। नहीं देखते हैं ये पुलिस आपको पकड़ लेती है, जबरदस्ती रिकॉर्ड करके पीट पाट कर रख देती है और कहती है जैसे, वो सब बोलना ठीक नहीं रहेगा कि ये जबरदस्ती आप डर से, पुलिस के डर से, तो आप कोर्ट उसको मानता नहीं है, उसके विटनेस को मानता नहीं है कोर्ट। कहता है पुलिस के डर से, तो ऐसे ही लोग पिटाई के डर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यही चीज़ है। तो तीसरा, किसी व्यक्ति को आप अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अनुच्छेद 20 का तीसरा। तो अभी उतना डीप आपको जरूरत है नहीं, अब परीक्षा में इतना जरूरत है भी नहीं। दीजिएगा प्योर यूपीएससी बीपीएससी तो वहाँ ये सब चीज़ रहता है, लेकिन आप तत्काल 20 याद रखिए। अनुच्छेद में यही कहता है जो कौन ऐसा भारत का अधिकार है जो किसी भी परिस्थिति में खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ अपवाद है, समझे। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ पर्सनल लिबर्टी, माने उसके स्वैच्छिक, चाहे देह है जिसको हिंदी में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करती है। तो ऐसा नहीं है जब मर्डर कर दें या भारत के नागरिक है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया बना हुआ है। एक्सेप्ट प्रोसीड्योर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आप कहेंगे कि हम कुछ भी कर दें और हमको आप जान से मार रहे, दैहिक स्वतंत्रता हमको मिला अनुच्छेद 21 में। ऐसे में भी नो पर्सन है, नो सिटीजन नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे नागरिक हो या गैर नागरिक हो, तो उसको स्वतंत्रता से आप अलग नहीं। इसी में राइट टू प्राइवेसी कुछ दिन पहले बड़ा जो हुआ है, निजता का हनन जो है इसी के अंदर है, समझ रहे हैं। आपको नार्को टेस्ट बिना कोर्ट के अनुमति के बिना नहीं कराया जा सकता है। तो ये सब इसी का हिस्सा। तभी तो शुरुआत है, कितना कहा जाए। तो यही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहता है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी स्थिति में नहीं, जो कानूनी प्रक्रिया बनी हुई है उसके अनुसार आपको फांसी दिया जा सकता है, चाहे प्राण है, दैहिक स्वतंत्रता के अपवाद है। लेकिन सामान्यतः कोई ये नहीं करेगा अभी हमको गिरफ्तार कर लिया कल होकर फांसी दे दिया जाए, समझ रहे हैं ना। तो इसका इतना मतलब है। तो ये तो धीरे धीरे पढ़िएगा, थोड़ा और मैच्योरिटी आएगी। लेकिन इतना जीएस में और कंपटीशन में इतना कुछ है नहीं, फिर भी जब आएगा टॉपिक तो कुछ और भी पढ़ लीजिएगा। फिर 22 में ही कहता है राइट एंड प्रोटेक्शन एंड डिटेंशन।
जो कहता है गिरफ्तारी या निरोध के विरुद्ध आप ये कर सकते हैं, तो गिरफ्तारी या निरोध दोनों दो चीज है, तो उसका दो बात है, एक पनिएटिव एक डिटेंटिव। जैसे कोई आपने गलती किया है, अपराध किया, तो आपको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। डिटेंशन का मतलब है जो आप अपराध किए नहीं है, लेकिन शंका है, जो बार बार पुलिस को देखते हैं जो कुछ करने जा रहे उसके पहले गिरफ्तार कर लिया, तो इसी के तहत तो गिरफ्तार करता है, इसी की तरह गिरफ्तार करता है। जी हमको शंका है कि आप कुछ कर दीजिएगा आगे चल के, तो कंडीशन टर्मोइल हो जाएगा, उपद्रव हो जाएगा, तो कुछ हो जाएगा, किसी का जान ले लीजिए, किसी के लिए खतरा, तो हम आपको डिटेन कर लिए, निरोध रोक लिए। इसके लिए क्या प्रावधान है उसमें पूरा जब चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे। अनुच्छेद ये 23 जो है सीसी में कहता राइट अगेंस्ट ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन एंड फोर्स लेबर, जिसको हिंदी में कहता है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगता है। यही जैसे आप कहिएगा जो आपको अनुच्छेद 19 में कहता है जो कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है हमको, ठीक है, तो क्या कोई प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति करेगा? जैसे शराब बेच रहे हैं तो जीविका चलाने के लिए ही कोई थे, तो उसके लाइसेंस जरूरी है। आप कुछ LLB ना किए है, कहिए जीविका चलाने के लिए ज़्यादा वकालत में पैसा है, 3-5 है, तो आप वकालत करने चले, तो उसके लिए सरकार रोक लगाएगी कि नहीं आपको LLB होना जरूरी है। आप कहिएगा जे अभी महामारी फैला हुई तो डॉक्टरे बन जाते हैं, तो उसके लिए MBBS डिग्री चाहिए आपको। तो व्यापार करने की छूट है, लेकिन उसके लिए सरकार जो है सो रोक लगा सकती है। तो फोर्स लेबर जो है, फोर्स इसको जो कहते हैं बंधुआ मजदूर, उस पर रोक लगा देता है। और मानव दुरुपयोग का मतलब इसी में जो बच्चा को ट्रैफिकिंग में कर देता है, महिलाओं को, चाहे लड़की हो, जो गरीबी है, चाहे जो उसके साथ समस्या है, तो उस पर क्या रोक लगाता है, आपको दुर्व्यापार से रोक नहीं। जैसे दूसरे राज्य से दूसरे जगह लड़कियां महिलाओं का सप्लाई करते हैं। अभी तो कल ही का घटना है बिहार के मुजफ्फरपुर में, जो आप देखे हैं, जो गरीबी में मर गया है, उस पर इतना कर्ज था से जो 3 गो बच्ची को क्या फांसी से लटका दिया है। तो रियल अगर जांच हो तो ये सब चीज़ खुल जाएगा, लेकिन होगा तो नहीं, जो सरकार की नीति है, समझ रहे हैं ना। एक तरफ आप खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं और दूसरा जो खाने बिना मर जाता है, हैं? एक तरफ कहते हैं जो गलत हम नहीं, इंटरेस्ट पर कोई रुपया लेता है उसको इतना कंपेल किया से इसीलिए वो। तो कानून बनाना और कानून को क्रियान्वित करना दोनों दो चीज है, और दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं होता है, समझे। तो वो सब अभी बोलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, थोड़ा और पढ़िए, तो ये सारा कुछ इसमें आपको कर दिए। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा प्रधानमंत्री के शेष मंत्री को, अनुच्छेद ये है, समझ रहे हैं ना, अनुच्छेद ये है। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त कर, अनुच्छेद। इतना ही नहीं है, अभी तो इतने पढ़ रहे हैं, जब प्रॉपर पढ़ाएंगे तो ये भी जो है से 75(1) है ये, तो इतना भी डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका काम इससे चल जाएगा। तो इसी में कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेंगे कौन? राष्ट्रपति। तो ये जो कहता ये ठीक वही चीज है सीएम के लिए। राज्य का सीएम जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री होगा तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? अनुच्छेद 164 के तहत जो है उस राज्य का समकालीन राज्यपाल करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम के मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा, ठीक है। अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके लिए कोई हमारे संविधान में विशेष प्रावधान नहीं दिया गया है। डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीड्योर टू द अपॉइंटमेंट ऑफ कंटेम्पररी पीएम, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन इन अकॉर्डेंस विथ आवर कन्वेंशन, हमारी परंपरा रही है अभी तक की कि जो सदन का जिसमें मेजोरिटी होगा, जिसको बहुमत हो, उसको प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति क्या आमंत्रित करेंगे, सरकार का गठन कीजिए, और राज्यपाल करेंगे मुख्यमंत्री को,
लेकिन कभी कभी ऐसा भी स्थिति है कि कोई ऐसी मतलब गठबंधन या पार्टी नहीं जिसको फुल मेजोरिटी मिलती है, तो उसी समय जिसको हिंदी में मिलते हैं केंद्र में राष्ट्रपति स्वविवेक, जिसको पावर ऑफ डिस्क्रिशन कहते हैं, और राज्यों में राज्यपाल गवर्नर जो लेते हैं, उस समय अब उनको बुद्धि विवेक से देखा जाता है जो कौन पार्टी जो है, कौन व्यक्ति जो है से अस्थाई सरकार दे सकता है, सरकार कैसे चलाएगा, वो कितना नीट एंड क्लीन है, कितना करप्ट होगा, दैट इज अदर थिंग, डिफरेंट थिंग। उस पर न राष्ट्रपति का कोई नियंत्रण है और न जो है राज्यपाल का है, ये नहीं रहता है। ये अस्थाई सरकार कौन देगा, इसीलिए वो आमंत्रित करता है। लेकिन कोई नहीं ऐसी पार्टी, जो हर आदमी चाहता है जो हम सत्ता में आ जाए, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके पास मेजोरिटी है, तो उससे हम बुद्धि विवेक से काम लेंगे, बुद्धि विवेक से। तब वो कहें जितना दिन में आप बहुमत सदन में सिद्ध करके दिखलाइए, तब आपका सरकार रहेगा, ना तो ये होगा। तो फिर नहीं, ये दूसरे व्यक्ति को चांस दिया जाता है, ये झट से कोलैप्स कर दीजिए, अगला चुनाव हो जाए। चुनाव अंतिम विकल्प है, ना कोई रास्ता निकलता है तब। तो 175 एक में ये प्रधानमंत्री के लिए ये है, ये तो कहता है देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द कंटेम्पररी प्रेसिडेंट, माने एक मंत्री परिषद होगा जो समकालीन राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होगा, दैट इज हेडेड बाय पीएम। ये 74 आर्टिकल ये कहता है। आर्टिकल ये तो है जो इम्पीचमेंट है, जो आप नाम सुनते हैं सब लोग आप रट लिए हैं। इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना किस अनुच्छेद के तहत है? 61 के तहत। सारा चीज क्लियर कर दिए। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट गठन की मांग पर 1895 में तिलक किए थे, बस 1895 तिलक किए थे। तिलक जो है से और जान लीजिए 1800, हिस्ट्री का चीज़ है, हिस्ट्री है, ये तो कॉमन हिस्ट्री पॉलिटिक्स की है। 1895 में ये जो है शिवाजी महोत्सव चलाते हैं, शुरू करते हैं। आइए जो ऐसे गणेश महोत्सव कहते हैं। ये तिलक जो है किताब लिखते हैं मराठी तथा केसरी, क्या कहिएगा, सब कुछ आपको कर दिए हैं। ये सब का तो इसका संबंध है नहीं कुछ। कैबिनेट मिशन थोड़ा ही जान लीजिए। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। मूल उद्देश्य संविधान सभा के गठन करना था। ये सब बोल दिया, ये तो कहीं ना कहीं आ जाएगा। संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत की आबादी कितना कितना जनसंख्या पर 10 लाख, कई एग्जाम में आया हुआ है। घिसा पीटा क्वेश्चन है, आपके लिए नया, चाहे पढ़े होंगे तो ये, इसमें तो कुछ है नहीं। ब्रिटिश सरकार किसके द्वारा 1924 में मांग की थी कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो ये जो मांग करते हैं ये ठीक है। तो 1924 तो लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन शायद इसमें होगा 1922 में, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन किसके लिए लिखा ही तो है, संविधान के निर्माण के लिए। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी प्रथम मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो आप जानते हैं अस्थायी आपके बिहार के, हमारे बिहार के सबसे बड़े सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर जो 11 को होता है इसमें राजेंद्र बाबू को उसका बन लिया जाता है। 13 को जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य प्रस्ताव का तो आएगा। संविधान सभा पढ़ेंगे तो हम लोग। इसी से एक क्वेश्चन भी है जैसा कि हमको याद है, देखिए 1922, तो 1922 में के ही जो ये किए थे, क्या कहता किया गया था, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इसी से उत्प्रेरित हो के 1922 में जो है गांधी के मांग से उत्प्रेरित हो के वो जो मोतीलाल नेहरू 1924 में मांग करते हैं। तो इसका थोड़ा ही तो आपको तत्काल नहीं जरूरी है, लाइन है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा तैयार किया जाएगा।
बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है से भारतीयों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए कानून पारित करेगा। इसी से उत्प्रेरित होकर 1900 पिछला जो क्वेश्चन था मोतीलाल नेहरू मांग करते हैं। तो ये तो बहुत माइन्यूट चीज़ है, हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा और धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी, हम कैसे शुरू करते हैं, कहाँ कितना पढ़े हैं। तो ये तो क्वेश्चन जहाँ तहाँ से ले लिए, इसीलिए लेने लिए हैं कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये तो पहले ही बता दिए किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, उद्देश्य ये जो है क्रिप्स योजना 1942। तो उस समय कौन था जो सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। बेबल कैबिनेट योजना तो माउंटबेटन इसका कोई ताल्लुक है नहीं, ये सब योजना है, हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा आपके लिए है नहीं। संविधान देने का संविधान सभा, इस समय तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ, ये 9 दिसंबर संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग होती है। 13 उद्देश्य प्रस्ताव, ये सभी तो पहले ही बोल दिए हैं, सेटे वैसा किए। फर्स्ट मीटिंग होती है किसका? संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसी समय सच्चिदानंद बाबू चाहे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को जो है राजेंद्र बाबू माने राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी, ये उद्देश्य प्रस्ताविका जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जेल नेहरू, सीधे क्वेश्चन बोल दिए हैं। ये करता है, ये केम इनटू फोर्स संविधान सभा, संविधान जो इस दिन लागू होता है 26 1949 को। अंतिम है, देख लीजिए, ये तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। सदस्यों वाली कैबिनेट मिशन पहले ही लिख दिए 1946। तो इसमें देख लीजिए, ये अध्यक्ष थे, ये दोनों सदस्य थे। अब पूछ रहा है जो कौन नहीं था, तो ये नहीं था, बस इसमें तो कुछ है नहीं। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारत में संविधान सभा का गठन करना, और उसका अल्टीमेट गोल था संविधान का निर्माण। आई होप समझ गए होंगे। और इसी कड़ी में दूसरा सेट है, एक सेट तो आपको मिल गया है, तीसरा सेट ऐसे ही 10-11 सेट पॉलिटी का है। हिस्ट्री में भी 15 सेट कम से कम है, मॉडर्न में 5-7 है, मेडाइवल में, एंशियंट में है, इसके बाद ज्योग्राफी में है 5-7 सेट, वर्ल्ड ज्योग्राफी का है 5-7 सेट, इंडियन ज्योग्राफी है, कुछ बिहार का भी बाद में करेंगे। इतना देखिए, साइंस में केमिस्ट्री शुरू हो गया है, बायोलॉजी भी 2-4 दिन में क्लास मिल जाएगा। ये सब देखते चलिए, इसके लिए कुछ आपको सोचना नहीं है, तो हम करते रहेंगे, मेरा काम है करते रहना। और जो सब छोटा मोटा बहुत सस्ता और सुगम, जो आपको कोई परेशानी न हो, हमको बेहतर और आप लोग सहयोग का एक्सपेक्ट भी करेंगे। जो सब कोर्स है वो आपको मिलेगा, उसमें आप जुड़ना चाहिएगा तो जुटिएगा। देखिए, यही तो है आपका पॉलिटी का 1000 प्रश्नों का, ज़्यादा ही होगा उसका डिस्कशन जो है, जैसे हम करा रहे हैं ऐसे ही। टाइम कितना लग रहा है उस पर आपको नहीं सोचना, आप कितना पढ़ते हैं, कितना मेरा साथ देते हैं। मात्र 100, इसमें हम ये अभी शुरू नहीं हुआ है, कुछ बच्चे संपर्क में है, तो अभी तो थोड़ा कुछ हम लोग और टेक्निकल कुछ है बचा हुआ है। 1-2 दिन में ऐप बन रहा है, तो तैयार हो रहा है, तो ये सब आप इस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। और नहीं पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो इसमें पॉलिटी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, सबका 350 है। इस पर आपको PDF मिलेगा, पहले मिल जाएगा, उस पढ़ के रखिएगा, और तब हम उस पर डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा आपको भी इंटरेस्ट आएगा समझने में। और एक ज्योग्राफी में आपको बैच मिलेगा मैप का, तो उसका भी लगभग यही फी रहेगा। वर्ल्ड और इंडिया ज्योग्राफी का बिहार के परीक्षा देना है तो बिहार का भी उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और जो लोग अभी तत्काल परीक्षा है, एक तो दरोगा है, ADO है, तो करेंट इवेंट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जितना हमसे बुद्धि विवेक हम कर देंगे वैसे ही कर देंगे। बिहार का भी कुछ सेट बना हुआ है वो कर देंगे। और क्या बोलें, रोज दिन यही चीज़ क्या कहेंगे, बस देखते चलिए, हमको समझिए
और बेहतर ही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमको तौलिए, समझिए, मार्केट में देखिए कैसे क्या हो रहा है। मार्केट पर नियंत्रण तो मेरा नहीं है। टीचिंग तो 25 वर्ष से ज़्यादा, आप लोगों को 30 वर्ष हो रहा है, लेकिन बहुत बच्चे हैं से बिहार से बाहर भी, पटना से बाहर भी हम गए हैं। ये तो अब ऑनलाइन, इसीलिए जो लोग हमको जान रहे हैं दूर दूर वो भी जाने, जो लोग नए हैं जुड़िए और क्या कहें, सहयोग कीजिए। और मेरे तरफ से पूरा ईमानदारी से रहेगा। कहने से तो कुछ होगा नहीं, मेरा काम देखिए, मेरे काम को देखिए जो हम कितना आपके लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं। थैंक यू, नेक्स्ट में मिलेंगे आप।